अंबिका जी और राधे श्याम जी मंदिर गए हुए थे। उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे की आवाज़ सुनकर दोनों रुक गए। आवाज़ पास की झाड़ियों से आ रही थी। वहां जाकर देखा तो एक छोटा बच्चा रो रहा था। अंबिका जी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस रोते हुए बच्चे को वह घर ले आए और बच्चे का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया। अब उनका बेटा पढ़ने जाने लगा। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई और वह कुछ समय में जॉब करने लगा, जिसके चलते उसके घर में अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। उन्होंने एक अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी कर दी। बहू तो वैसे बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन अचानक अंबिका जी को हार्ट अटैक आ गया और वह यह दुनिया छोड़कर चली गईं। अब बेचारे राधे श्याम जी अकेले रह गए थे। रह रहकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में ही बैठे रहते थे। यह चीज़ बहू को पसंद नहीं थी, इसलिए एक दिन उनकी बहू पायल उनसे कहती है, पापा जी कब तक अपने कमरे में बैठे रहोगे? कमरे से बाहर निकलो, कुछ काम धाम देखो। अब सासू माँ जी को गए हुए पूरे 4 महीने गुजर गए हैं, लेकिन तुम्हारा शोक ही खत्म नहीं हो रहा है। पूरे दिन आंसू बहाते रहते हो। अब जिसको जाना है वह तो चला गया, तुम भी उठो, काम धाम देखो। एक दुख का बहाना लेकर पूरे दिन कमरे में पड़े रहते हो। ना तो कोई काम देखते हो और ना ही किसी से बात करते हो। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, अब बहुत हो गया, चलो उठो। घर के बाहर बहुत गंदगी पड़ी है, जाकर बाहर झाड़ू लगा दो और नाली साफ कर दो। अपनी बहू की कर्कश आवाज़ सुनकर राधे श्याम जी, जिनकी आंखों में अभी भी आंसू हैं, आश्चर्यचकित होते हुए अपनी पत्नी के रहते उनके बेटे बहू ने इतनी ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं की थी। आज पत्नी को गए हुए 4 महीने भी नहीं हुए और बहू उनसे किस तरह से बात कर रही है, बोलने का सारा लहजा ही भूल गई। तभी राधे श्याम जी का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, अरे जान, यह बुढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, इसको ज़बरदस्ती करके काम करवाने पड़ेंगे। यह तो माँ के जाने का नाम लेकर कमरे में बैठकर रह गए हैं। सारे काम हम दोनों को करने पड़ते हैं, अब नहीं चलेगा। खूब 4 महीने बैठकर आराम कर लिया है बुढ़े ने। राधे श्याम जी के कमरे की तरफ आते हुए रोहन कहता है, तुमसे नाली की सफाई करने के लिए बोला था, अभी तक अपने कमरे में ही बैठे हो। चलो जल्दी से निकल कर आओ, पूरे दुआरे की सफाई कर दो। कितने सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। एक तो बुढ़िया ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगा कर गई है, सारे दिन पत्ते झड़ते रहते हैं। अपनी पत्नी के बारे में बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर राधे श्याम जी से रहा नहीं जाता है। अपनी बहू से कहते हैं, बहू तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कह लो, मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। और अब तो वह इस दुनिया से चली गई हैं, उसके बाद भी तुम उन्हें इस तरह से कह रही हो। सासू माँ के सामने तो तुम्हारी कभी हिम्मत नहीं हुई इस तरह से उनसे या मुझसे बात करने की। आज अपनी सासू माँ के जाते ही उनसे जुड़ी सारी चीज़ों में बुराइयाँ दिखाई देने लगी हैं। ओहो पापा जी, अब मुझे ज्ञान मत दो, जितना कहा है उतना काम कर दो। वैसे भी तुमसे बात करने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं होता, घर के 10 काम होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि कमरे में बस बैठे बैठे शौक ही मनाती रहूं। बहू के जाने के बाद राधे श्याम जी अपनी पत्नी की एक बड़ी सी फोटो, जिसके सामने एक दिया जल रहा था, कुछ ताज़ा फूल रखे थे, आकर बैठ गए। आंखों में आंसू बहे जा रहे थे।
एक तो पत्नी के जाने का गम पहले ही खत्म नहीं हो रहा था, ऊपर से बहू के बदलते स्वभाव उन्हें कुछ दिनों से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। वह समझ भी रहे थे कि बहू उनसे घर में क्या चाहती है। ऐसे लग रहा है जैसे वह तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि तुम जाओ और उसके बाद इस घर की सत्ता को हम हथिया लें, सब पर राज करेगी। देख रही हो अपनी बहू को? पापा जी फिर से आंसू बहाने के लिए बैठ गए हो क्या? जल्दी से जो काम बताया है उसको कर दो। अपने दुख से दुखी राधे श्याम जी बहू से कुछ नहीं कह पाते हैं। वह चुपचाप से झाड़ू उठाकर बाहर झाड़ू लगाने के लिए चले जाते हैं। घर के बाहर अपनी पत्नी के हाथ से लगाया हुआ आम का पेड़ है। कितना छोटा सा आम का पेड़ लगाया था। मेरी पत्नी ने कितना छोटा पौधा लेकर आई थी और देखो 10 सालों में कितना बड़ा पेड़ हो गया है। यह मेरी पत्नी की निशानी है और बहू को यही पेड़ अब बेकार लगने लगा, जबकि सासू माँ के सामने तो इस पेड़ की कितनी तारीफ करती थी कि अच्छा हुआ माँ जी आपने घर के बाहर पेड़ लगा दिया। इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि अब तो सावन में हम बच्चों के लिए इस पर झूले डाल देते हैं। हमें कहीं और झूला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा दिन बच्चे हमारी आंखों के सामने ही खेलते रहते हैं, झूलते रहते हैं और आज सासू माँ के जाने के बाद वही पेड़ उन्हें बकवास लग रहा है। खैर, आने वाले तूफान का अंदाज़ा तो अभी राधे श्याम जी को भी नहीं था। पेड़ तो एक छोटी चीज़ है, अभी तो उनके साथ बहुत कुछ होना बाकी था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राधे श्याम जी अपनी बहू के कहे अनुसार घर के बाहर की सफाई का काम करने लगे। काम ना भी करें तो मन कैसे लगे, लेकिन बहू के बदलते व्यवहार से उनका मन दुखी होता जा रहा था। सासू माँ के रहते बहू रसोई में अगर कुछ बनाती थी तो सबसे पहले मुझे और मेरी पत्नी को कमरे में देखकर जाती थी। अब कमरे में मैं बैठा रहता हूँ, मुझे पूछा भी नहीं जाता कि पापा जी तुम कुछ खाओगे। 4 महीने ही बीते थे। एक दिन राधे श्याम जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मेरे नाम की जो एफडी खुलवाई थी वह अगले महीने पूरी होने वाली है। उसके जो पैसे आएंगे। बीच में ही राधे श्याम जी की बात को काटते हुए उनका बेटा कहता है, पापा जी तुम्हें एफडी और पैसों के बारे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब एफडी आएगी हम दोनों देख लेंगे उसका क्या करना है, हमें कहाँ खर्च करना है यह तुम्हारा काम नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ ने मुझसे हर चीज़ में राय लिया करती थी, मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती थी और आज तुम मेरे ही पैसों के लिए मुझसे कह रहे हो कि मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। माँ के रहते तुम भी तो किसी बड़े काम के लिए मुझसे ही पैसे मांग कर ले जाते थे। अब समय बदल गया है ना, पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारा भी बुढ़ापा आ रहा है। चुपचाप से कोने में बैठो, यह पैसों का हिसाब किताब हम दोनों पति पत्नी देख लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगले महीने खेतों के जो पैसे आने वाले हैं वह भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम दोनों ही उसका हिसाब किताब रखेंगे। अपने बेटों की ऐसी बात सुनकर राधे श्याम जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया कि जो बेटे बहू कभी उन्हें जवाब नहीं देते थे, हर बात में हाँ जी करते थे, आज वही बेटे बहू उनसे कह रहे हैं कि चुपचाप से कोने में बैठे रहो। राधे श्याम जी के स्वाभिमान को अपने बेटे के व्यवहार से बहुत चोट पहुंचती है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें हमेशा मान सम्मान दिया है। राधे श्याम जी एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। उनकी पत्नी का हिसाब किताब भी बहुत अच्छा है। इसी वजह से खेती बाड़ी का और सारे पैसों की जिम्मेदारी अपनी पत्नी अंबिका जी को दे रखी थी।
अंबिका जी ने पूरी जिंदगी अपने घर को, बच्चों को इस तरह से संभाला कि सभी उनकी तारीफ करते थे। राधे श्याम जी ने अपने छोटे से घर को इतना बड़ा घर बनाया था। गांव में बहुत सारी ज़मीन राधे श्याम जी ने खरीद ली थी। हाईवे के पास ज़मीन अपने बेटे के लिए खरीद के डाल दी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लड़का जॉब करने लगा। राधे श्याम जी अपनी खेती बाड़ी का काम देखते रहे। घर में पैसों की कोई कमी न थी। खाने पीने से लेकर ओढ़ने तक सारी चीज़ों का अंबिका जी ही ख्याल रखती थी। घर में बहू को भी हर तीज त्योहार पर नए कपड़े दिलवाती थी। अंबिका जी के रहते बहू की हिम्मत न थी कि अपने सास ससुर से कभी कुछ गलत बोला हो या कभी उन्हें समय से खाने के लिए ना पूछे। बेटा अपना कमाकर अपने पास रखता था। राधे श्याम जी खेती बाड़ी का पैसा अपने पास रखते थे। राधे श्याम जी ने बेटे और बहू के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। 2 साल पहले अंबिका जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब राधे श्याम जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी पत्नी को निहारे जा रहे थे, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। बेटे ने उनका अंतिम संस्कार किया, सारी क्रियाविधि पूरी करी। इस दौरान राधे श्याम जी एकदम पागलों की भांति खामोश बैठे हुए थे। राधे श्याम जी ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। बेटे बहू को फर्क भी नहीं पड़ता था। जिन लोगों ने कभी राधे श्याम जी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज वही बहू उन्हें ताना देते हुए कह रही हैं कि कब तक शोक मनाओगे, उठो और काम धाम देखो। धीरे धीरे माहौल और भी बिगड़ता जा रहा था। बेटे ने सारी खेती पर और पैसों पर कब्जा कर लिया। पहले राधे श्याम जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी, बल्कि इतने पैसे होते थे कि वह अपने बेटे बहू को नए नए कपड़े लाकर देते थे। लेकिन आज वही राधे श्याम जी अपनी छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेटे बहू के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगे। उस पर भी बहू बेटे नाटक दिखाते। 1000 रुपये मांगते तो 100 रुपये ही देते थे। एक दिन बहू ने राधे श्याम जी से उनका कमरा यह कहकर खाली करवा लिया कि अब उन्हें इतने बड़े कमरे की ज़रूरत नहीं है। अकेले इतने बड़े कमरे में रहते हो, इसीलिए बाहर वाला छोटा कमरा तुम्हारे लिए खाली कर दिया है, उधर ही बैठा करो। राधे श्याम जी ने अपने बेटे से इस बारे में कहा कि बेटा मैं पूरी ज़िंदगी से इस कमरे में रहा हूँ। उस कमरे से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे कमरे को तो मुझे मत छीन। तो बेटा भी अपनी पत्नी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पापा जी तुम्हारी बहू सही कह रही है। तुम इतने बड़े कमरे में अकेले रहकर क्या करोगे? उस कमरे की ज़रूरत हम लोगों को है। मैंने तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा खाली कर दिया है। बेटा उस कमरे में खेती का सामान और धान और गेहूं के बोरे रखे हैं। सिर्फ एक खटिया डालने मात्र की जगह है उस कमरे में। मैं कैसे रह पाऊंगा? मना करने के बाद भी बेटा उनकी चारपाई उठाकर बाहर वाले कमरे में डाल जाता है। अपने बेटे बहू के व्यवहार से राधे श्याम जी बहुत ज़्यादा आहत हैं। आँखों से आंसू बहे जा रहे हैं। दिन ब दिन दुबले होते जा रहे हैं, क्योंकि अब बहू उनसे काम लेने लगी थी। खाने को भी ढंग से नहीं देती थी। सारी चीज़ों से उनको अलग कर दिया गया। पैसे छीन लिए, कमरा छीन लिया, घर के कामों की जिम्मेदारी दे दी।
एक दिन राधे श्याम जी आंगन में आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे थे। तभी उनका पोता खेलते हुए आया और खेलने में धक्का दे दिया। राधे श्याम जी चारपाई से गिर पड़े। बुढ़ापे का शरीर था, जगह जगह छिल गया और हफ्तों तक दर्द होता रहा। इतनी तकलीफ में भी बहू ने उनकी कोई सेवा नहीं की, बल्कि एक दिन तो बहू उन्हें रात का बासी खाना देकर चली गई। राधे श्याम जी से रात का बासी खाना खाया नहीं गया, क्योंकि पूरी जिंदगी में उन्होंने बासी खाना नहीं खाया था। हमेशा ताज़ा खाना अंबिका जी बनाकर देती थी, वह ताज़ा ही खाते थे। दूसरे दिन बहू जब कमरे में खाना देने आई तो खाना रखा हुआ देखकर कहती है, तुमने खाना नहीं खाया था, अब तुम्हें दूसरा खाना नहीं मिलेगा, पहले इसी को ख़त्म करो। बहू, मुझसे बासी खाना नहीं खाया जाता, मुझे ताज़ी रोटियां दे दो। बड़े आए ताज़ी रोटी खाने वाले, एक तो रसोई से तुम्हारा कितने दूर कमरा है, ऊपर से तुम्हें मैं बार बार ताज़ी रोटियां लाती रहूं। अगर इतना ही ताज़ी रोटियां खाने का शौक़ है तो रसोई में आकर बैठ जाया करो। इतनी दूर तक मैं तुम्हें परोस कर ताज़ी रोटियां खिलाने वाली नहीं हूँ। उनकी बहू पायल रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और अपने बच्चों को गरम गरम रोटियां सेंक कर देने में व्यस्त हो गई। राधे श्याम जी के घर में रसोई के बाहर एक बरामदा है, उधर जाकर बैठ गए। बहू से ताज़ी रोटी मांगा। बहू ने एक दो बार में नहीं सुना तो राधे श्याम जी धीरे धीरे रसोई में गए और टोकरी से ताज़ी रोटी को उठाने लगे। बहू ने आओ देखा न ताओ गरम चिमटा से ससुर हाथ पकड़ लिया। गरम चिमटा हाथ पर लगने से राधे श्याम जी की चीख निकल गई। उनके हाथ में जो रोटियां थी वह छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरम रोटियां उठाने की? देख रहे हो ना, मैं अभी अपने बच्चों को गरम रोटियां बनाकर खिला रही हूँ। थोड़ी देर तक सब्र नहीं कर सकते थे? बहू के चिमटे वाले व्यवहार को देखकर राधे श्याम जी हैरान रह गए। उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि आज उन्हीं के घर में उनकी बहू चिमटे से मार रही है। इतना अपमान हो रहा है। मैं क्या था और क्या हो गया? जो बहू मेरी इतनी इज्जत करती थी, मेरी हर बात मानती थी, आज वही बहू अपनी उंगली पर नचा रही है, एक एक रोटी को तरसा रही है, चिमटे से मार रही है। बेटे ने सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया, अब वह मुझे एक एक चीज़ को तरसा रहे हैं। राधे श्याम जी कभी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी को देखते तो कभी अपनी बहू को और कभी अपने हाथ पर चिमटे से पड़े छालों को देखते हैं। उनका हाथ एकदम से लाल पड़ गया है। राधे श्याम जी से बहू का दिया हुआ यह घाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घंटे भर में ही चिमटे के छाले उनके हाथों पर पड़ गए। आज राधे श्याम जी ने बहू के देने पर भी खाना नहीं खाया। ऐसा अपमानजनक खाना खाने से अच्छा है कि मैं जीते जी मर जाऊं। मैं अब बहू के हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगा, जो बहू रोटी देने की जगह चिमटे से मारती है। डरे सहमे से राधे श्याम जी अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बहुत देर तक रोते रहे, अपनी पत्नी को याद करते रहे। बार बार आंखों के सामने बहू का वह डरावना दृश्य सामने आ रहा था, जिसको वह चाह कर भी नहीं भूल पा रहे थे। कहें भी तो किससे कहें, बेटा भी तो बहू की ही सुनता है। वह अपनी अलमारी से एक छोटा सा बैग निकालते हैं, 2 जोड़ी कपड़े रखते हैं और चले जाते हैं अपने भाई के घर। राधे श्याम जी के भाई का परिवार भरा पूरा है।
उनके घर में भाई भाभी, भतीजा भतीजी और उनकी बहू, नाती पोते सभी थे। राधे श्याम जी के बड़े भाई भी बहुत ही सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं। वह अपने गांव के प्रधान भी हैं। अपने भाई को घर में अचानक आया हुआ देखकर कहते हैं, क्या हुआ राधे श्याम, तुम अचानक से आ गए? अगर मुझे बताया होता तो मैं ही ले जाता। कितने दिन हो गए मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया। काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि समय का पता ही नहीं चलता। तभी राधे श्याम जी के भाई की नज़र उनके हाथ पर पड़ती है, जिसको उन्होंने छिपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन छुपा नहीं पाए। अपने भाई के हाथ पर इतने बड़े बड़े छाले देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। यह क्या है भाई, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और अपनी क्या हालत बना रखी है? पिछली बार जब अंबिका के साथ आए थे तो कितने खुश थे, पूरे तरीके से स्वस्थ थे। अंबिका जी के जाते ही तुम्हारी काया ही पलट गई, एकदम से दुबले हो गए हो। क्या ढंग से खाते पीते नहीं हो? अपने भाई की बातें सुनकर राधे श्याम जी फूट फूट कर रोने लगे और अपने भाई को सारी बातें कह सुनाई। आज दोनों भाई इतना रोए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मेरा भाई इतनी तकलीफ़ में है और मुझे पता भी नहीं चला। बस भाई अब तुम मत रो, तुम्हारे रोने के दिन ख़त्म हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैंने एक दिन तुम्हारे बेटे के पास फ़ोन किया और कहा कि मुझे अपने पापा से बात करा दो, तो उसने कहा कि पापा मंदिर गए हुए हैं और जब आएंगे तब बात करा दूंगा। तब से लेकर आज तक उसने तुमसे कोई बात नहीं करवाई। मुझे शक तो पहले ही था, लेकिन मैंने बात को टाल दिया। अब मैं बेटे और बहू को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। कुछ दिनों तक राधे श्याम जी के भाई उन्हें अपने घर में बहुत अच्छे से रखते हैं, अच्छे से खिलाते पिलाते हैं और साथ ही साथ उन्हें डॉक्टर को दिखा कर लाते हैं। महीने भर में ही राधे श्याम जी की हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है, उनके घाव भी भर जाते हैं। एक महीने बाद राधे श्याम जी के भाई अपने भाई को सम्मान दिलाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने उनके बेटे के पास फ़ोन करके कहा, तुम और बहू जल्दी से मेरे यहाँ आ जाओ। तुम्हारे पिताजी अपनी सारी ज़मीन और जायदाद बेचना चाहते हैं और वह पैसा ट्रस्ट को दान में दे देंगे। यह बात सुनते ही बेटे और बहू भागते हुए आते हैं अपने ताऊ के घर। राधे श्याम जी के भाई तो वैसे भी एक सरपंच हैं। उन्होंने अपने साथ गांव के कुछ लोगों को लेकर आए। बेटे बहू भी आ चुके थे, लेकिन वे दोनों अपने किए बुरे बर्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। गांव के कुछ लोगों को बुलाकर राधे श्याम जी अपनी बात कहते हैं कि उनकी पत्नी के जाने के बाद उनके बेटे और बहू उनके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। मुझे ढंग से खाने को भी नहीं देते हैं और ज़्यादातर बहू उन्हें बासी खाना ही देती थी। लेकिन एक बार जब मैं ताज़ी रोटियां लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू ने तुरंत चिमटे से हाथ दबा दिया और चिमटा इतना गर्म था कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए। राधे श्याम जी अपने हाथों पर पड़े छाले के निशान को दिखाने लगते हैं। यह निशान देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उनके बेटे और बहू को नफ़रत भरी निगाह से देखने लगते हैं। राधे श्याम जी कहते हैं कि उनसे अब खेती बाड़ी का काम नहीं होता है, इसलिए वह अपने खेत को बेचना चाहते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो मुझे और मेरे भाई से आकर बात कर ले। यह बात सुनकर बेटे और बहू दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि आज के ज़माने में ज़मीन की बहुत ज़्यादा कीमत होती है।
अच्छी खासी कीमत मिलती है। आज के समय में खेती खरीदना इतना आसान नहीं होता। गांव में ही बैठे हुए दो लोग गांव वाली ज़मीन खरीदने के लिए तैयार हो गए। बेटे बहू दोनों अपने बाप पर भड़कते हुए कहने लगे, पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी महंगी ज़मीन को तुम बेच नहीं सकते। यह ज़मीन दादाजी ने हमारे लिए खरीदी थी, हम इसको नहीं बेचेंगे। तभी राधे श्याम जी के भाई अपने भतीजे को हड़काते हुए कहते हैं, तुम रोकने वाले कौन हो? तुम्हारे दादाजी ने खरीदी थी तो तुम्हारे पिता मेरे भाई हैं। तुम्हारे दादाजी ने ही ज़मीन दो हिस्सों में बांट गए थे और वही इस ज़मीन को उनके नाम करके गए हैं, जिस पर तुम्हारा रत्ती मात्र भी अधिकार नहीं है। तभी घूंघट में बैठी हुई बहू अपने ससुर पर गुस्साती हुई कहती है, बूढ़े ज़मीन बेचकर बुढ़ापे पर क्या करोगे? सभी लोग अपने बेटे बहू के लिए ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीद कर रखते हैं और बूढ़ा बुढ़ापे में ज़मीन बेचेगा। अपनी बहू की बात सुनकर आज राधे श्याम जी चुप नहीं रहते और कहते हैं, बहू ज़मीन बेचकर मैं गरम चिमटे की मार की जगह गरम रोटियां खाऊंगा। अपनी ज़मीन बेचकर किसी को भी अपने पास सेवा करने के लिए रख लूँगा तो गरम गरम रोटियां खाने को मिलेंगी, ना कि अपने बेटे बहू की तरह गरम चिमटा खाऊंगा। गरम चिमटे की बात सुनकर आपस के सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि ज़रूर राधे श्याम जी के साथ कुछ हुआ है, तभी तो वह इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। बहू बेटे के भी चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके पिता सबके सामने इस तरह से उनकी पोल खोल देंगे। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बेटे बहू पर थू थू करने लगे। कैसे बेटे बहू हैं? पूरी जिंदगी राधे श्याम जी और अंबिका जी ने अपने बेटे बहू के लिए कितना कुछ किया और आज बुढ़ापे पर बहू ने उन्हें गरम रोटी की जगह चिमटे से मारा। बुढ़ापे पर दो गरम रोटी ना दे सकें, लानत है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने माता पिता का सब कुछ ले तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दो वक्त का खाना भी नहीं देना चाहते। बेटे बहू को जब समझ में आ जाता है कि पापा जी नहीं मानेंगे, ज़मीन को बेच देंगे, तो वह अपना आखिरी पैतरा आजमाते हैं और पैरों में गिर पड़े। पापा मुझे माफ़ कर दो, अब हम आपको अच्छे से रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन आप ज़मीन मत बेचो और ना ही हमें इस घर से निकालो। अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो कभी इस घर से दूसरी जगह रहने का सोचा ही नहीं। राधे श्याम जी और उनके भाई भी बहू और बेटे को सबक सिखाना चाहते थे। ज़मीन बेचना तो एक बहाना था। जब उनके बेटा घुटने पर आ गया तभी राधे श्याम जी के भाई अपनी शर्तें रखते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई ज़मीन तभी नहीं बेचेगा जब तुम हमारी शर्तें मानोगे। वो ये हैं, तुम दोनों हर महीने 10,000 रुपये उसके हाथ में दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ज़मीन करोड़ों में बिकेगी, तो जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक 10,000 रुपये तुम दोगे, चाहे वह उसको कहीं खर्च करे। तुम कभी हिसाब किताब नहीं मांगोगे। बुढ़ापा है, दवाइयाँ में भी खर्च होते हैं। हर बात पर बहू बेटे के आगे हाथ फैलाना शोभा नहीं देता है और सब कुछ उसी का ही तो है। तुम लोगों के आगे हाथ क्यों फैलाएं? मेरे भाई और बहू को खबरदार करते हुए कहते हैं, खबरदार, अगर तुमने मेरे भाई से कुछ भी उल्टा सीधा या अपमानजनक बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे भाई का कमरा खाली कर दो, वह उसी कमरे में रहेगा, नहीं तो तुम लोग इस पूरे घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। बहू कमरे को खाली करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि एक कमरे के चक्कर में उन्हें
पूरा घर को छोड़ना पड़ेगा। सुबह शाम मेरे भाई को गरम गरम खाना उनके कमरे में पहुंचाओगी। वह रसोई में खाने के लिए नहीं आएंगे। खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखोगे। हर 15 दिन में मैं अपने भाई से मिलने आऊँगा। अगर किसी भी तरह की तकलीफ़ मेरे भाई को हुई, खाने पीने से लेकर बोल चाल तक में हुई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरकार बेटे बहू को राधे श्याम जी और उनके भाई की शर्तों को मानना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें ज़मीन और घर जो चाहिए था। राधे श्याम जी मन ही मन में अपने भाई को धन्यवाद देते हैं, उनका लाख लाख शुक्रिया करते हैं जो इतना कुछ मेरे लिए किया है। वैसे तो राधे श्याम जी के भाई ने उनसे कहा था, आप मेरे साथ इधर रह सकते हैं, अपने घर वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राधे श्याम जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया था। पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए लुटा दिया और घर का एक एक कोना अपने खून पसीने से सींचा है। उसे छोड़कर आपके पास कैसे रह सकता हूँ। राधे श्याम जी अपने घर चले गए, लेकिन पूरे मान सम्मान के साथ। आज राधे श्याम जी अपने घर में आराम से रह रहे हैं। बेटे बहू भी अब उन्हें चाहे मन हो या मन ना हो, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने पापा को पूछ रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आती है कि बुढ़ापे पर प्रॉपर्टी या पैसे अपने हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो बच्चे चाहे मन से चाहे बेमन से सेवा तो करेंगे ही। तो अपने पास जो है उसको संभाल कर रखो। है सब कुछ अपने बच्चों को मत दीजिए, और मरने के बाद तो उन्हें खुद ब खुद मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में सुना कि उन्होंने उस बच्चे को झाड़ियों से उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया था। वही बेटा बड़ा होकर जुल्म करता है और उसकी पत्नी भी उन्हें सताती है। सारे बुजुर्ग लोगों को सारी ज़मीन और जायदाद अपने बेटे को नहीं देनी चाहिए, कुछ बचाकर रख लेना चाहिए ताकि वह अपना बुढ़ापा अच्छे से बिता सकें। वरना बेटे और बहू तो उन्हें पूछेंगे भी नहीं, धुतकार कर घर से बाहर ही निकाल देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।